प्रस्तुत वीडियो में हम लोग अपक्षय, अपरदन तथा जो लैंड फॉर्म है, इसमें डेविस का सिद्धांत वो सब जो सिद्धांत भी आते हैं उन सबको लेकर के हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी में लगभग 400 प्रश्न जो है बचे हैं, तो इनको हम 3-4 वीडियो में जो है इसको जियोमॉर्फोलॉजी समाप्त कर देंगे। ये जो है यूथ कंपटीशन की बुक है। जियोग्राफी जो है प्रीवियस आने वाले सभी एग्ज़ाम के जो है प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो हमने लिंक दे दिया है, आप जो है इसको ख़रीद सकते हैं बुक को। बहुत अच्छी बुक है। इसमें कुछ प्रश्न जो है उत्तर गलत हैं, तो उसको अगर हम सॉल्व करके अगर नोट्स बना लें तो हमारा जो है किसी परीक्षा में हमारा जो है प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो हम चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपक्षय और अपरदन ये टॉपिक से। इसके पहले जो 20-25 प्रश्न हैं उसे हम इस वीडियो के बाद में जो है जोड़ देंगे, क्योंकि जो है यहाँ से शुरू करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसलिए जो है वीडियो के प्रारंभ में इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 448 प्रश्न है, कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं। अपक्षय मतलब वेदरिंग, और ये बृहद संचलन या मास मूवमेंट जो होता है, अपरदन और निक्षेपण। तो जो इसका आंसर आया था वो निक्षेपण आया था, क्योंकि अपक्षय में हम क्या होता है कि जैसे जब चट्टानें होती हैं वो उसी स्थान पे जब उनकी टूट फूट की क्रिया होती है तो उसे अपक्षय कहते हैं। और अपरदन में क्या होता है कि जब जो है जैसे नदी और पवन इन सब के माध्यम से एजेंट जो है जब उनका परिवहन करना शुरू कर देते हैं तो जो है अपरदन होता है, और जो है अंतिम अवस्था क्या होती है, निक्षेपण होता है। तो देखिए सही मायने में तो ये चारों जो है ड्यूनिडेशन मतलब अनाच्छादन का जो है उदाहरण है। लेकिन अगर हमको ऑप्शन चुनना है तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा निक्षेपण। ड्यूनिडेशन का मतलब होता है जैसे कोई चट्टान है और उसे हम चादर से उड़ा दें मान लीजिए, इस चादर को हटाने की क्रिया ही जो है समझिए एक तरह से अनाच्छादन है। तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा निक्षेपण हो जाएगा। निक्षेपण अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है, ये मतलब दिए हैं, लेकिन कई किताबों में जो है निक्षेपण को भी जो है अनाच्छादन का अभिन्न अंग माना गया है। तो अगर जो है इसमें सटीक ऑप्शन देखेंगे केवल ऑप्शन चुनने के हिसाब से, हमारा आंसर हो जाएगा निक्षेपण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनरावृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है? देखिए इसका मतलब है कि जो मतलब चट्टान गीला हो, वेट हो एंड ड्राई, बार बार जो होता है, जैसे जो तटीय क्षेत्रों में या उष्ण क्षेत्रों में, जो जैसे मान लीजिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो कोई चट्टान है तो समुद्र की जो है जल यहाँ पड़ते हैं और फिर पड़ने के बाद जो है फिर सूख जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे जब ये जल चट्टानों में जाते हैं तो वो स्थान फूल जाता है, लेकिन हवा और तापमान के कारण जो है फिर सूख जाते हैं। तो बार बार इस तरह की क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, यही ये पूछ रहे हैं। तो ये होगा स्लैकिंग। इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो सीटिंग है, स्पॉलिंग है और फ्लेकिंग है, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। जैसे जो फ्लेकिंग होता है तो ये तो सभी जानते हैं क्या होता है कि जब चट्टानों में जो है टेम्परेचर जो है पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है उनका प्रसार होता है ऊपरी ऊपरी परतों का, और अपेक्षाकृत निचली परतों में वो जो है टेम्परेचर नहीं जा पाता है। तो क्या होता है फिर जब ये ठंडी होती हैं फिर इनमें संकुचन होता है। तो ये बार बार जब ये क्रिया होती है तो जो ऊपर की जो परत होती है उनका धीरे धीरे जो है उधड़ने लगती हैं, निकलने लगती हैं, जैसे प्याज के छिलके के समान जो है ऊपर की परतें निकलने लगती थी। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेकिंग बोलते हैं। और जो सीटिंग होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो अग्नेय चट्टान हैं इनके जो अंदर बनी है अपेक्षाकृत गहराई में, तो इनके ऊपर कुछ चट्टान दूसरी हैं। तो क्या होता है कि जब इनका दबाव जो है, दबाव के कारण जो है जैसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो चट्टान है वो उनका जो है अपरदन अपक्षय द्वारा जो है इनका हटा दिया जाता है। तो जो नीचे वाली जो चट्टान है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, तो बी वाला जब चट्टान हट गया तो नीचे वाली जो चट्टान केवल ए बची, इनमें क्या होता है दरार आ जाती है।
इनमें टूट फूट की क्रिया होती है, तो इसको बोलते हैं क्या, सीटिंग। और सीटिंग का ही जो है विस्तृत रूप जो है होता है जब खंडों में विभाजन हो जाता है, उसको स्पालिंग कहते हैं। तो आपने स्लैकिंग, सीटिंग, फ्लेकिंग और स्पालिंग ये सब जो है समझ लिया। एक बार इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं तो हमें और अच्छे से याद आ जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चट्टानों के गीलेपन और सूखने की पुनरावृत्तिक प्रक्रिया क्या हो गई, स्लैकिंग हो गई। किसी बार बार घटित होने वाली चट्टानें ढीली अथवा कमजोर पड़ जाती हैं तो अपरदन आरंभ हो जाता है। सैले के ऊपर भार अपरदन द्वारा हट जाने से दबाव मुक्तिकरण चट्टानों की धरातलीय सतह लंबवत चटकन होती है, जो मैंने बताया। इसको चादरी विभाजन या सीटिंग कहते हैं। दाब मुक्तिकरण प्लेट खंडों में विभाजन हो जाता है तो इसको स्पालिंग कहते हैं। और किसी क्षेत्र में चट्टानों को नीचे वाले भाग में विभिन्न तरह से ताप गर्म होता है तो फ्लेकिंग, जो प्याज वाला बताए, तो फ्लैकिंग, स्पालिंग, हीटिंग और स्लैकिंग, ये हम लोगों ने समझ लिया। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया क्या है? देखिए, निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता और अपर्दन। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? अनुक्रमिक जो है लगातार जो चलती रहती, क्या हो गया वो? अपर्दन हो गया। अनुक्रमिक प्रक्रिया है, अपर्दन द्वारा उच्चावच निम्नीकरण होता रहता है या अदृश्य विघर्षित होते रहते हैं। अपर्दन अंतर्गत सैलों के मलबे के जो है उनके परिवहन सम्मिलित किया जाता है। पिंडकार, सैल, अपक्षय, ये सब जो है पूरा डिटेल दिया गया है। अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे जो है जल हो गया, भौम जल हो गया, हिमानी हो गया, वायु हो गया, धाराएं हो गए, ये हटकर एक दूसरे को ले जाते हैं। इन कारकों को गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। अब 451 देखते हैं। अपशल्कन, जो फ्लेकिंग मैंने बताया था अभी, वही फ्लेकिंग को जो है अपशल्कन बोले। फ्लेकिंग क्या है? ये भौतिक जो है होता है अपक्षय। जो है अपक्षय जो है दो प्रकार का होता है। एक भौतिक होता है, जैसे भौतिक में क्या क्या जो है कारक होते हैं, जैसे ताप हो गया, जल हो गया, ये जो है भौतिक कारक हो गए। और जो रासायनिक कारक होते हैं, रासायनिक क्रिया के कारण जो होता है, जैसे हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, ये सब रासायनिक क्रिया होता है। तो अपक्षय मेनली दो प्रकार का होता है और तीसरा प्रकार होता है पशुओं या मानव द्वारा। तीन मुख्यतः होता है। तो ये अपसल्कन क्या हो जाता है, जो तापमान के कारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा भौतिक। देखिए भौतिक यांत्रिक या भौतिक अपक्षय देखिए दिए हैं, ताप के कारण दिए हैं। ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़े में विभाजन, बड़े बड़े टुकड़े में विभाजन। तुषार के कारण हो गया, और ताप और वायु के कारण और दाब मुक्त के कारण जो है चट्टान टूटती, ये सब क्या है? भौतिक है। निम्न तल आधार अपरदन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पावेल के द्वारा निम्नतम आधार तल संकल्पना जो है दी गई थी। 1875 में आधार तल पर अपनी संकल्पना प्रतिपादन किया था। पावेल के अनुसार सागर तल मुख्य आधार तल को प्रदर्शित करता है, जिसके नीचे शुष्क स्थल खंड का अपरदन नहीं हो सकता। इनका कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और ये मान लीजिए नदी है, ये समुद्र है, सॉरी समुद्र है। तो जो समुद्र का तल है, उसी तल तक जो है नदियों का जो है नीचे गर्तन होगा या अपर्दन होगा, उसके नीचे नहीं हो सकता है। इसी को जो है इन्होंने आधार तल बताया था, आधार तल की संकल्पना। तो यही हो गया आधार तल की संकल्पना, जो है नदी के तल के बराबर जब हो जाएगा तब नदी का जो है लंबवत जो है नहीं हो सकता उसका अपर्दन। देखिए दिया है, प्रत्येक नदी के लंबवत अपर्दन की एक अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद पुनः अपर्दन संभव नहीं हो सकता है। सीमा नदी को आधार तल, निम्नतम तल को, जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रिवर। अगर अंग्रेजी में आ जाए तो ग्रेडेड रिवर बोलते हैं। ग्रेडेड रिवर, ग्रेडेड रिवर, ग्रेडेड रिवर भी बोलते हैं इसको। ये जो है किसकी संकल्पना है? ये पावेल की है। अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनय या रिमूवल जो होता है, जैसे कोई नदी में चट्टान जा रही है और विलयन के द्वारा उनका कुछ उसके जो है खनिज जो है घुल करके नदी में आ गए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए संक्षारण में क्या होता है, नदी में बहते जल संपर्क के आने के कारण जो चट्टान घुलनशील पदार्थ में घुलकर सैल से अलग हो जाती है, तो जल के साथ मिल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? संक्षारण।
सन्निघर्षण में क्या होता है? सन्निघर्षण में नदी के साथ कंकड़ पत्थर आदि भार के रूप में चलते हैं। इनका कार्य दो रूप में होता है। प्रथम कार्य तो नदी के किनारे और तली इनको घर्षण करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ये आपस में टक्कर खा के चलते हैं, जिससे उनमें टूट फूट होती रहती है। इस तरह टुकड़ों के आपस में रगड़ तथा घर्षण के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? सन्निघर्षण कहते हैं। और अपघर्षण क्या होता है? जो नदी तल या किनारे पे जो ये कंकड़ पत्थर जो है घर्षण करते हुए चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपघर्षण। सन्निघर्षण मतलब आपस में। तो ये जो है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये सब बहुत आसान टॉपिक है। बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षयण आमतौर पर प्रबल है? तो बृहद हिमालय में क्या होता है? शैलखंड विखंडन होता है। बृहद हिमालय में शैलखंड विखंडन होता है। शैलखंड विखंडन होता है बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में शैलखंड विखंडन आमतौर पर प्रबल है। बृहद हिमालय का आंतरिक भाग आर्कियन शैलों तथा सिरे एवं पार्श्व अवसादी भागों से निर्मित है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, 6100 मीटर है। बृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक, ये सब पूरा डिटेल दिया गया है। अभी देखिए कुछ दिए हैं जो है ये क्या दिए हैं? भू आकृति दिए हैं, प्राकृतिक तटबंध, टेरा रोसा, सर्क, इंसेलबर्ग, इनको जो है मिलाना है। तो हमारा जो है क्या क्या है दिया, देख लीजिए। प्राकृतिक तटबंध क्या हो जाएगा? ये बहते जल से हो जाएगा। और टेरा रोसा जो है भूमिगत जल से बनता है। और सर्क जो है क्या होता है? हिमानी से बनता है। इंसेलबर्ग आप जानते हैं पवन से बनता है। नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? नदी अपरदन से कौन सा क्रम है? तो कौन सा क्रम हो जाएगा? नदी घाटी हो जाएगा पहले, फिर जो है तलहटी मैदान, फिर बाढ़ की मैदान, फिर अंतिम में क्या बनता है? डेल्टा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 457। अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रिया में किनके द्वारा होता है? तो चट्टानों का टुकड़ों का छोटा होना सन्निघर्षण होता है। सन्निघर्षण अभी मैंने भी जो बताया, जब आपस में टकराते रहते हैं, जब बड़े बड़े रहते हैं तो टक्कर खा खा के वो छोटे छोटे जो है पत्थरों में बदल जाते हैं, तो इसी को कह रहे हैं सन्निघर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को कहा जाता है। जैसे जो क्या होता है कि जब किसी कारण से जो है पहाड़ पे चट्टानों की टूट फूट हुई और वो चट्टान ढीले पड़ गए, तो ये जो है क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है ये नीचे लुढ़कने लगते हैं, तो इसी को पदार्थ संचलन या मास मूवमेंट जो होता है यही कहते हैं इसको। सामूहिक स्थानांतरण जो है होता है, इसको ये भी बोलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वायुमंडल से अनावृत शैल में उपस्थित खनिज और परिवर्तन के अधीन नहीं होता। परिवर्तन के अधीन नहीं होता, ये तो गलत को है। जो है ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में से एक है, तो ये सही है। इसमें क्या है? दोनों गलत हैं। दोनों कथन सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गीला पदार्थ या टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो क्या है ये? अनाच्छादन, वही ड्यूनिडेशन के बारे में जो सबसे पहले बताए। ये क्या है? ये ड्यूनिडेशन है। ड्यूनिडेशन। ड्यूनिडेशन कितने प्रकार का होता है पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया है। अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ अधिक है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, निचला मैदान और थार मरुस्थल। तो चट्टानों के अपने स्थान पर भौतिक रासायनिक क्या कहते हैं? चूट फूट कहते हैं। इसमें सबसे अधिक जो है अपरदन की दर कहाँ पे है? सब थार मरुस्थल में है, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अपक्षय की दर होती है। टेम्परेचर अधिक होता है, रात में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए जो है जहाँ भी तापांतर अधिक रहेगा दिन रात का, वहाँ पे जो है सबसे अधिक होगा और तापमान अधिक है तार का। निम्नलिखित से कौन सा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया कौन सी? कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, विलयन सब है ये अपपरण जो है नहीं है।
अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो शुरुआत में बताया ये अपक्षय है। अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया जो है क्या होती है? वो है ये अपक्षय होती है। उसमें जब स्थानांतरण शुरू हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? एजेंटों द्वारा अपरदन हो जाता है। अपरदन की क्रिया के अपरदन क्रिया के अंतर्गत गतिशील अभिकरणों मोबाइल एजेंट द्वारा शिलाखंडों का स्थानांतरण होता है। अपरदन के अंतर्गत तीन प्रक्रियाएं होती हैं: परिवहन, अपघर्षण और निक्षेपण। इन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है। ऊष्मीय दबाव निम्न क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय दबाव अपक्षय कहाँ पे होगा? जहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो गर्मी कहाँ रहेगी? मरुस्थल में। कणिकामय विघटन डैश का उदाहरण है? कणिकामय, कणिका मतलब जो यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय का, भौतिक अपक्षय का उदाहरण हो गया। 465 ए हो गया। अब देखते हैं बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। बृहद संचलन जो मास मूवमेंट जो बताया मैंने, तो इसमें कौन सा उदाहरण इसमें क्रिया से संबंधित है? जैसे आधारी अधखनन, भूस्खलन, पंख प्रवाह, ये सब तो होता ही है। अपस्तरण जो है नहीं होता। अपस्तरण जो है अनाच्छादन से संबंधित नहीं है। भूस्खलन भी जो है इसमें मास मूवमेंट होता है। पंख प्रवाह भी होता है। ये अपस्तरण जो है ये गलत है। तो ये जो है संबंधित नहीं है। देखिए यूजीसी का क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है कहीं और भी। कौन भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है? भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है। तो भूमिगत जल में क्या होता है? घोलीकरण होता है, जल गति क्रिया भी होती है, अपघर्षण भी होता है। संघनन नहीं होगा। संघनन तो गलत ही है। बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया जो ये ऑप्शन दे करके। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? अवनयन, पदार्थ का अवनयन। संक्षारण मतलब वही जो पदार्थ का अवनयन मतलब जो घुल जाता है। जैसे कोई चट्टान चल रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका रूप केवल बदला है, और जब पानी में गया तो इसके जो खनिज जो है जल में घुल गए। विलयन जो है क्या बोलते हैं उसको? संक्षारण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपरदन चक्र की तरुणावस्था की विशेषता नहीं है? तरुणावस्था में जो है सामान्य अपरदन चक्र में क्या होगा? और शीर्ष अपरदन होगा, घाटी का गहरा भी होगा, जलगर्ती का वेधन भी होगा। घाटी का चौड़ा होना वहाँ पे शुरू होता है जब तरुणावस्था जो है समाप्त हो जाती है, और प्रौढ़ावस्था शुरू होती है जब नदी का जो है या जल की जो है जो ऊर्जा है वो कम होने लगती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 470 देखते हैं। पिंडित लावा के अपक्षण से कौन सी मृदा बनती है? तो ये हो जाएगी काली। शैलों के स्वस्थान व अपघटन एवं विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो है वो बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय में हम नहीं मतलब ऋतु अपक्षय। तो हाँ, ऋतु अपक्षय भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वेदरिंग जो है, वेदरिंग ही अंग्रेजी में लिखे हैं, उसमें क्या होता है कि उसी स्थान पे चट्टानों का तापमान, ताप, दाब, जल सबसे जो है टूट फूट की क्रिया होती रहती है, लेकिन उनमें परिवहन नहीं शामिल होता। तब तक उसको क्या बोलते हैं? अपने ही स्थान पर टूट फूट बिखर जाने क्या कहते हैं? वेदरिंग। इसमें क्या होता है? परिवहन बिल्कुल नहीं होता। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक क्या है? जल है। ये अच्छा क्वेश्चन है। हिमानी पवन, पवन और जल में कंफ्यूज लोग करेंगे, लेकिन मेन जो है क्या होगा? जल होगा। जल। भूस्खलन का प्रमुख कारण कौन सा है? भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? मतलब पहाड़ों पर जब टूट फूट की क्रिया होती है तो वो ऐसे लटके रहते हैं, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो नीचे आते हैं तो उसी से भूस्खलन होता है। तो मेन क्या है उसका है एजेंट? ये गुरुत्वाकर्षण है। वैसे वर्षा से भी होता है और भूकंप या इन सब से भी हो सकता है, लेकिन मेन जो है क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है लुढ़कते हैं। मेन भूस्खलन लैंडस्लाइड जो है उसी से होता है। और 475 क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाटन, प्लकिंग की क्रिया क्या है? तो उत्पाटन में क्या होता है?
ये शैलें कमज़ोर पड़ती हैं तथा बड़े-बड़े शिलाखंडों में टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रहार से शैल दबाव के कारण चट्टान टूट जाती है, वहाँ गर्त बन जाता है। तो ये जो क्या है, प्लक ऑन प्लकिंग हम बोलते हैं इसको। अब 475 शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय कौन सा प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है शीत प्रदेशों में? तो शीत प्रदेशों में क्या हो जाएगा कि भौतिक, रासायनिक और जैविक है। शीत प्रदेशों में वेदरिंग जो है कौन सा जो है नहीं रहेगा, तो जैविक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कम जो है एक्टिविटी होती है जैविक की। शीत प्रदेश में भौतिक और रासायनिक अपक्षय प्रायः क्रियाशील रहते हैं, यह दोनों अपक्षय प्रायः साथ साथ चलते हैं। शीत प्रदेश में जैविक अपक्षय प्रायः क्रियाशील नहीं होता, क्योंकि वनस्पतियों का विकास इस प्रदेश में ना के बराबर होता है, तो जैविक नहीं होगा। देखिए, जैविक अपक्षय या जो अपक्षय होता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों होता है। अपक्षय को रोकते भी हैं पेड़ और करते भी हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए इसको, जब एक बार डिटेल में तो और अच्छा से इसको बताएंगे कि कैसे होता है। जैसे जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की जो है वो चट्टानों को बांधे रहती हैं, तो इस कारण अपक्षय नहीं होता या अपर्दन नहीं होता। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि जो जड़ें जो हैं चट्टानों के बीच में चली जाती हैं, उनको तोड़ देती हैं, तो वो जब जो है ये जड़ें हटती हैं तो वो ढीली भी हो जाती हैं। ये इसके कारण होता भी है, तो दोनों बात होती है इसमें। तो अपक्षय को जो है प्रभावित करते हैं, कहीं पे जो है कमी करते हैं तो कहीं पे बढ़ोतरी करते हैं, दोनों बात होती है। सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाले रसायनों से होने वाली अपक्षय प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलीय विश्लेषण होता है इसमें। दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर सैल के पर दबाव डालती हैं, अंत में जड़ें बढ़कर सैल को तोड़ देती हैं, यह किसका उदाहरण है? ये भौतिक अपक्षय का जो है उदाहरण है, और इसमें जैविक भी इसको कह सकते हैं। यही तो जैविक है कि जो है बचाती भी हैं, और यही मैं बता रहा था, ये देखिए क्वेश्चन भी यही आ गया। देखिए, अपक्षय ताप, जल, वायु प्राणियों का कार्य है जिनके द्वारा यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन चट्टानों अपने स्थान पर टूटने पड़ने की क्रिया होता है। अपक्षय नियंत्रित करने वाले चट्टान, स्थल का ढाल, जलवायु भिन्नता और वनस्पति का प्रभाव। अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। भौतिक अपक्षय की प्राथमिक क्रिया है ये अपघर्षण। ये सब आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस केवल आप लोग यही सब पढ़ लीजिए, अपघर्षण, सन्निघर्षण, ये सब पूरा। भौतिक अपक्षय में मिट्टी और सैलों का वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल, दाब, बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना शामिल है। इसे क्या कहा जाता है? अ, ये पहले भी आ चुका है, केवल घुमा के पूछ रहे हैं कि क्या हो जाएगा, यांत्रिक अपक्षय हो जाएगा। जैविक, जैविक यांत्रिक अपक्षय। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है? तो ऑक्सीकरण जलीय, कार्बोनेट, हिमीकरण नहीं है। आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? फिर से वही सब पूछ रहे हैं। अपदलन नामक अपक्षय का कारण है, क्या हो जाता है? ताप तार चढ़ाव। वलित स्तरों पर जिनके द्वारा कठोर शैल आवरण हो के अपरदन के कारण निम्न में से कौन सा स्वरूप विकसित होता है? ये मेसा होता है, मेसा। ये देखिए कौन सुमेलित नहीं है? अपदलन प्याज अपक्षय सही है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय। हाइड्रोलिसिस जो है ये यांत्रिक न होकर के यहाँ रासायनिक होता तो सही होता, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। अब 485 देखते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिससे जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है, क्या कहलाती है? तो जलयोजन जो है होता है इसमें। जलयोजन की प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज जल को सोख लेती है, जिसके कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तथा नए खनिज का निर्माण होता है। इन नए खनिजों में जल का कुछ अंश रह जाता है। ये नए खनिज पुराने खनिज की अपेक्षा मुलायम होते हैं। उदाहरण के लिए जलयोजन के फलस्वरूप ग्रेनाइट चट्टान का फेल्सपार खनिज कायोलिन मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? जल की वृद्धि कारण खनिजों का रूप जो है परिवर्तित हो जाता है। जल मिलकर के क्या हो जाता है? ग्रेनाइट से फेल्सपार खनिज क्रायोलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा जलयोजन। किस प्रकार अपदलन अपक्षय विकसित होता है? तो किस सेल पर?
तो बलुआ पत्थर, डोमर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट शैल में यह प्रक्रिया अधिक देखने को मिलती है। तो ग्रेनाइट जो है ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सही कर लेंगे कि ग्रेनाइट में सबसे अधिक देखने को जो है ये मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कैम्बरिंग, एक्सप्लोरेशन, फ्लेकिंग, चिलेशन। चिलेशन जो है नहीं है, बाकी सब है। यांत्रिक परीक्षा में ये सब दिए हैं कि यांत्रिक परीक्षा कहा जाता है कि यांत्रिक परीक्षा में ताप परिवर्तन, पूरा वही सब डिटेल में। फ्लेकिंग मतलब समझाया शुरुआत में ही, वही सब बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए शीतोष्ण में जो जो होता है उसमें यांत्रिक अपक्षय कम होता है। यांत्रिक अपक्षय सबसे ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ सबसे अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। जहाँ अधिक तापमान होगा वहीं पर यांत्रिक अपक्षय सबसे ज़्यादा होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जो ताप क्षेत्र है जैसे उष्णकटिबंधीय में। तो शीतोष्ण में जो है रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए ये गोलाभ अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। गोलाभ अपक्षय तब होता है जब सेलों के जड़ों में प्रवेश करता है, सेल संयोजी पदार्थ को घोल लेता है, वही विलेन जो बनाते हैं उसी को जो है ये कह रहे हैं। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। जल योजन से जो है, जो जल योजन कर लेता है उसमें खनिज मिल जाते हैं, रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ही से रखा जाता है। देखिए निम्न लिखित अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे कोड की सहायता से। अब देखिए अनाच्छादन प्रक्रमों में जो है, देखिए शुरुआत वाले क्वेश्चन में क्या कहे थे कि निक्षेपण जो है अनाच्छादन प्रक्रम में नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो राजस्थान में आया था सेंट प्रोफेसर में, उसमें निक्षेपण को जो है प्रक्रिया के अंतर्गत रखे हैं। देखिए यही होता है क्वेश्चन जो है, मैंने कहा था कि ये चारों होता है अनाच्छादन में। भी देखिए क्वेश्चन भी दे दिए हैं कि चारों होता ही है, इनका क्रम केवल बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अपक्षय होगा सबसे नंबर 1 पे, फिर क्या होगा? अपर्दन होगा, फिर परिवहन होगा, फिर निक्षेपण होगा। क्या हो जाएगा? सी, फिर ए हो जाएगा, और फिर डी हो जाएगा, और लास्ट में निक्षेपण होगा। पहले क्वेश्चन में निक्षेपण को वो नहीं माना गया था। अब क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जैसे आता है तो हमें क्या होता है कि कंपैरेटिव आंसर देना होता है। अब इसमें तो सही है, अगर उसमें यही चुनना होता कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम नहीं है तो फिर हम निक्षेपण को हटा देते। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? देखिए बेसिक जो चट्टान होती है उनका वियोजन सबसे अधिक होता है, ये भी फैक्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सिलिका का प्रतिशत जो है क्या होता है? सबसे अधिक रहता है अग्नेय चट्टानों में, उसे बेसिक सेल कहते हैं। लोहे की अधिकता की चट्टानों का रंग गहरा होता है। चट्टानों का वजन में भारी होती है। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक चट्टानों का वियोजन एसिटिक अग्नेय चट्टानों पर अधिक होता है। सिलिका के कारण ही जो है ऐसा होता है। सिलिका की मात्रा जहाँ अधिक रहती है तो वो जो है क्रिया अधिक करती है, जहाँ लोहे की मात्रा अधिक रहती है तो वहाँ कम जो है क्रिया करती है। तो बेसिक में जो है क्या होती है? बेसिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इनकी क्रिया जो है अधिक होती है, इसलिए रासायनिक अपक्षय जो है अधिक होता है। भंजन जो है क्या है? सीटरिंग, सैटरिंग की प्रक्रिया चट्टानों का विघटन होने लगता है, चट्टान फूट कर लिखने लगते हैं। इसमें क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूटने लगती है। इसको भी शुरुआत में हमने सीटिंग जो है बताया था, वही चीज़ है। सीटिंग के बाद फिर बड़ी बड़ी जो होती है स्पार्किंग जो है उसको बोलते हैं स्पार्किंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 493। ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टान अपघटित होती है? तो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें लौह जो है चट्टान होती हैं। अब रासायनिक परीक्षा कौन सी क्रिया लोहे की जंग का कारण होती है? तो क्या है? ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं? ये घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाकृति में किनके द्वारा बहुचक्रीय अपर्दन के संकेत मिले हैं? बहुचक्रीय अपर्दन किसमें होता है? नदी वेदिका में होता है। नदी वेदिका क्या होती है? ऐसे रहती है, और फिर जिसमें उसमें क्या होता है, एक घाटी मान लीजिए बन गई और किसी कारण जो है समुद्र तल में परिवर्तन आया तो उसमें घाटी में घाटी जो है बनती रहती है, तो ये क्या हो जाए? नदी वेदिका का निर्माण होता है।
इसे बोलते हैं निक पॉइंट, स्थलाकृतिक विसंगति, अधाकर्तित विसर्प, युगल वेदिका, उत्थित संप्राय मदान। ये क्या है? बहुचक्रीय स्थलाकृति के उदाहरण है। ये भी कहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुचक्रीय स्थलाकृति वहाँ बनती है जहाँ अपवर्तन चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए डेविस के अपवर्तन चक्र की संकल्पना और नॉनमेश जो है ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इस बुक में जियोमॉर्फोलॉजी के लगभग 300 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको 3 वीडियो में हम जो है कर लेंगे। इसके पहले जो है जो हमारा जो है 20-25 क्वेश्चन छूट गया है, तब इसके बाद जो है उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको जो है मैंने बाद में रखा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग ये वाला ज़्यादा था अपवर्तन वाला, तो उसको पहले कर दिया। तो 20-25 क्वेश्चन जो है अब देख लीजिए आप इसे। निम्नलिखित में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो अंतर पर्वतीय पठार जो है वो कौन सा है? ये तिब्बत का पठार है। अंतर पर्वतीय पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, तो ये सब बहुत आसान है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए अंतर पर्वतीय पठार के कौन कौन से और उदाहरण हैं। बोलीविया का पठार है, पेरू का पठार है, एशिया माइनर और कोलंबिया का पठार है, मैक्सिको का पठार प्रमुख है। अब 400 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 425 विश्व का जो है किसको छत कहा जाता है? तो इसको भी तिब्बत के पठार को जो है विश्व की छत की संज्ञा दी गई है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ये सब जो है क्लाइमेट में पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ दे दिए हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। स्मार मट्टम होगा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम पठार है का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो देखिए ऑप्शन दिया है ज्वालामुखी उद्गार, नदी निक्षेप, मरुस्थल और सील्ड। तो जो जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है वो क्या है? वो गोंडवाना लैंड का भाग था, जैसे पहले भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसी तरह। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सील्ड हो जाएगा। विकल्प के अनुसार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये गोंडवाना का अवशिष्ट भाग था, जो सील्ड था वही हो जाएगा। सान का पठार का स्थित है। सान का पठार जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो म्यांमार में स्थित है सान का पठार। उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 15 से 30 उत्तर और दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं जो मरुस्थल होते हैं। जैसे आप देखिए भारत का जो थार का रेगिस्तान है और जहाँ भी है इस रीजन में ही सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। 15 से 30 डिग्री, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि 15 से 30 डिग्री अब क्यों यहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत सारा डिटेल जो है क्लाइमेट में खूब अच्छे से पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप कौन सा युग्म सही नहीं है? अटाकामा जो है देखिए दक्षिण अमेरिका है, और गोबी का मरुस्थल ये जो है केंद्रीय एशिया में है। सोनेरन जो है ये पश्चिम एशिया जो दिए हैं ये गलत है। सोनेरन जो है ये कहाँ है? यूएसए में है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अटाकामा जो है कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है, चिली में है ये। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मिलाने के लिए दिया है मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना और चिली। तो भारत में जो कौन सा? थार हो जाएगा। चिली का जो है अटाकामा हो जाएगा। और पैटागोनिया जो है अर्जेंटीना का हो जाएगा। और मंगोलिया का गोबी हो जाएगा। चिली का अटाकामा हो गया, अर्जेंटीना का पैटागोनिया हो गया। उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम भाग में अवस्थित हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है क्योंकि व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे भारत में क्या है कि जब मानसूनी हवाएं चलती हैं जब तो यहाँ तक जब चलती हैं तो यहाँ अंदर जो है क्या होता है कि उनकी शुष्क शुष्क हो जाती हैं, वर्षा पहले ही हो जाती है और जो है यहाँ पे मरुस्थल हो जाता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है। देखिए दिया भी है कि ये दोनों गोलार्धों में ये 15 से 30 के अक्षांशों के मध्य जो है
ये स्थित है पश्चिम तट पूर्वी तटों से इतनी दूर है कि आर्द्र सागरीय हवाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, मतलब वो शुष्कता नमी जो है खत समाप्त हो जाती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? तो कालाहारी जो है वो बोत्सवाना में है। कालाहारी कहाँ पे है? बोत्सवाना में। कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसमें जो है गोबी जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय नहीं है। ये जो है कहाँ पे है? ये 35 से 60 के बीच में शीतोष्ण जो है मरुस्थल है ये क्या है? ये शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण मरुस्थल है। सामान्य वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है, तो ये भूमध्य रेखा पे होती है। कोई मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं, मतलब ये बहुत सरल क्वेश्चन है। भारतीय पर्यटकों का अस्तित्व किस कारण है? तो देखिए इसमें जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूजीसी का पूछा गया है, तो उन्मज्जन होगा। क्योंकि जब आप देखिए जो भारत का जो ऐसे है, तो भारत का जो ये पश्चिमी पार्ट है ये उठा हुआ है, तभी ये पश्चिमी कगार बोलते हैं इसको। और ये जो पूर्वी भाग है ये धंसा हुआ है, और ये कहाँ जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्मज्जन। कैलेंड्रियाज भ्रंश जो है इसकी भी आ चुका है, ये क्या है? रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है ट्रांसफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन लावा पठार नहीं है? तो इसमें देखिए जो आर्मेनिया, कोलंबिया, पराना, ये सब जो है लावा पठार है। ड्रैकेंसबर्ग जो दक्षिण है अफ्रीका में है, वो जो है लावा पठार नहीं है। ये जो है क्या है? ड्रैकेंसबर्ग अफ्रीका का उच्च ज्वालामुखी पर्वत है ये। टर्की में अनातोलिया का अंतर पर्वतीय पठार किस श्रेणी के मध्य स्थित है? ये पोंटिक और टारस जो है के मध्य जो है स्थित है टर्की का। निम्नलिखित से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पेटागोनिया का पठार। और अब जो है मैदान का कुछ क्वेश्चन दिया गया। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये गिलबर्ट ने किया था। ये देखिए ये अभी नया क्वेश्चन आया है यूजीसी में 2021 में, तो ये कहीं फिर भी रिपीट हो सकता है, तो इसको एक बार व्याख्या भी इसकी पढ़ लेते हैं। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जी के गिलबर्ट द्वारा किया गया है। इन्होंने स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित कई नियमों का प्रतिपादन किया है। गिलबर्ट ने पहली बार गतिक संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। स्थल रूपों के अध्ययन में मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया। विलियम मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम स्थल रूपों का निर्माण तथा विकास संबंधी सामान्य सिद्धांत भौगोलिक चक्र जो प्रस्तुत किए थे। और वान लिस्थोपन की प्रमुख रचना चीन का भूगोल है। ये तो पूरा मतलब डिटेल दिया गया है। तो इसमें जो हमको याद रखना है, पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी के गिलबर्ट। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत भावर भाभर जो है क्या है? ये गिरिपद मैदान है, ये कई बार बताया जा चुका है। अब देखिए कौन सा इसमें सत्य है? सत्य नहीं है। पेनीप्लेन का संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षतिज अपरदन के कारण होता है। पेनीप्लेन का निर्माण अंतर सरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा होता है, तो ये गलत है। पेडीप्लेन का पेडीप्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थल गुंबदों के सम्मिलन होने से होता है, तो ये सही है। ये जो है गलत है। अब इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। एच प्लेन क्या है? ये सवाना जो है सवाना अपरदन चक्र द्वारा निर्मित होता है, जिसकी संकल्पना पफ तथा टॉमस ने किया था। अब ये सब देखिए जो ये विचार है ये यूजीसी में बहुत पूछते हैं। पफ और टॉमस ये सब जो है क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। एच प्लेन किसका संकल्पना है? तो पफ और टॉमस की है। पैन प्लेन जो है इसकी संरचना है नदी बेसिन के बाहर की ओर प्रसार के परिणाम स्वरूप कई बाढ़ के मैदान के परस्पर मिल जाने से निर्मित विस्तृत मैदान, ये जो है पेन प्लेन है। पेनी प्लेन है, ये जो है आर्द्र जलवायु प्रदेश में जलीय चक्र के अंतिम अवस्था में निर्मित होता है। पेडी प्लेन जो है अर्ध शुष्क अपरदन अंतिम अवस्था में कई पेडीमेंट के मिलने से निर्मित अत्यंत मंद ढाल वाली सतह जिसके मलबे की पतली परत होती है और निक्षेप होती है। अब ये सब संकल्पना किसकी किसकी है, आप इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा।
मैदान पर आया समुद्र तल से 150। वैसे ये क्वेश्चन जो है अभी थॉट में भी आएगा, जहाँ सिद्धांत वाला आता है तो उसमें भी हम कवर कराएंगे, क्योंकि वहाँ एक साथ रहेगा तो याद करने में आसानी रहेगी। मैदान पर आया समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। निम्न में कौन सा मैदान इस मानक का अपवाद है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन जो है, ये जो है इसका अपवाद है। जो भारत का विशाल मैदान है ये है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद जो ग्रेट प्लेन है वो अपर्दन और निक्षेप जन्य दोनों है। यह यूएसए के महान मध्यवर्ती मैदान ग्रेट सेंट्रल प्लेन के यूएसए और कनाडा में स्थित है। ये जो है इसमें 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इसमें कौन सा अपवाद है? ग्रेट प्लेन। पाइन प्लेन शब्द का अर्थ है, अभी ये क्वेश्चन आ चुका है। पाइन प्लेन जो है, पाइन प्लेन देखिए ये आया था पाइन प्लेन। पाइन प्लेन क्या है? नदी बेसिन के बाहर के प्रसार, नदी बेसिन का जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने वाले निर्मित मैदान और वातीय अपर्दन से निर्मित समतल मैदान, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित समतल सतह। तो हो जाएगा इसका बी आंसर। और इसका प्रतिपादन जो है पाइन प्लेन का किसने किया था? क्रिक में जो है, क्रिक में। देखिए इसमें व्याख्या दिया भी होगा, आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। पाइन प्लेन शब्द का अर्थ है बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। पाइन प्लेन का शब्द का प्रयोग सी एच क्रिक में ने किया था। अभी इसकी व्याख्या हो गई जो है। और ये अपक्षापर्दन वाला तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, जिसमें ये जो है हमारा पूरा हो जाएगा 2-3 वीडियो में जियोमॉर्फोलॉजी।